Hello, my beautiful listeners. A big thank you for giving me 57 views on the Generation Gap Chapter 1. Your support means so much. So, without wasting your time, let's dive into Chapter 2. यतिथि मेंशन। एक आलीशान मेंशन जैसे महल को आज दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि आज उस घर का मंझला बेटा पूरे 15 साल बाद घर वापस आ रहा था। तभी 3 कारें मेन गेट पर आकर रुकती हैं, जिनमें से मेधान, विभय, अनीशा और मेधा दौड़ते हुए सामने आकर अपनी दादी नीरजा जी के पास खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने अपने हाथों में आरती की थाल ले रखी थी और उनके बगल में उनकी दोनों बहुएं और बेटे खड़े थे। फिर युगार्थ अपने पिता पंकज जी के साथ कार से बाहर आता है और अपने धीमे धीमे कदमों से अपनी माँ के पास जाकर उनके पाँव छूता है और उनके गले लग जाता है। नीरजा जी उसे आशीर्वाद देती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। आखिरकार वह अपने बेटे को इतने सालों बाद देख रही थी। फिर वह अपने कांपते हाथों से युगार्थ का मास्क हटाती हैं। युगार्थ के चेहरे को देखकर वो खुद को और नहीं रोक पाती और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। युगार्थ काफ़ी प्यार से अपनी माँ के आंसू पोंछकर उनसे कहता है, क्या माँ, आज यहीं रहने का इरादा है? और इतने मोटे मोटे आंसू, बाढ़ आ जाएगी, पूरा शहर डुबाना है क्या? अब तो मैं आ गया हूँ ना, क्यों रो रहे हो? मैं हूँ ना आपके पास, और अब मैं हमेशा आप लोगों के पास रहूँगा। उसके बाद नीरजा जी उनकी आरती करती हैं, उनके माथे पर तिलक लगाती हैं और उनका हाथ पकड़कर उन्हें अंदर लेकर आती हैं। युगार्थ जब अंदर आता है तो उनकी बड़ी भाभी सुमन कहती है, यह सही है देवर जी, हमें तो आप भूल ही गए, कब से अपनी माँ से मिल रहे हैं, अब हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो युगार्थ कहता है, मैं अपनी इतनी खूबसूरत भाभी को कैसे भूल सकता हूँ। तो पीछे से राधा जी कहती हैं, देख लो दीदी, युगार्थ भैया कैसे मक्खन लगा रहे हैं आपको, इन्होंने वहाँ से एक बार भी हमारे बारे में नहीं पूछा, और अब इतना प्यार। तो युगार्थ कहता है, अरे छोटी भाभी, ये कैसी बात कर दी आपने, मैं आपको मक्खन थोड़ी लगाऊंगा, मैं तो डायरेक्ट अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से आपको मक्खन खिलाऊंगा। जिस पर वह दोनों हंसने लगती हैं। फिर युगार्थ अपने बड़े भाई राजीव और छोटे भाई के गले मिलता है, तो वो दोनों भी नाराजगी के साथ कहते हैं, बस अब आ गए हम दोनों याद। तो युगार्थ एक एक कर उन दोनों के गालों पर किस कर लेता है, और इससे आगे कि वह दोनों कुछ बोलते, वह उन दोनों के मुंह में चॉकलेट बर्फी डालकर कहता है, बिग ब्रदर एंड स्मॉल ब्रदर, एंजॉय योर बर्फी। फिर उन चारों यानी कि मेधान, विभय, अनीशा और मेधा की ओर देखकर कहता है, तुम लोगों को नहीं मिलना मुझसे? जिस पर वह चारों एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। पार्टी में उन लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। वहीं घर पर युगार्थ की मम्मी और भाभीियों ने उसकी पसंद की काफ़ी चीज़ें बनाई थी, जैसे मटर पनीर, पुलाव, छोले भटूरे, खीर, आइसक्रीम और भी ना जाने क्या क्या। एक साथ डिनर ख़त्म करने के बाद सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। राजीव और अमन विधान, विभय, अनीशा और मेधा को डांटते हुए कहते हैं, कितनी बार समझाया है हमने आप लोगों को कि बिजनेस पार्टीज में चाइल्डिश बिहेवियर मत किया कीजिए। उन चारों का चेहरा नीचे झुका हुआ था। यह बात आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग हमारी कमज़ोरियों को ढूंढकर हमारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और आप सभी की ये हरकतें उन्हें मौका देती हैं। आप लोगों को ही आगे चल के हमारे बिजनेस संभालना है, और अगर ऐसे आपकी हरकतें रहेंगी तो कैसे चलेगा। लेकिन तभी युगार्थ उन दोनों को रोकते हुए कहता है, बस भी करो यार, कितना डांटोगे मेरे बच्चों को। तो वह दोनों एक साथ कहते हैं, बच्चे नहीं, शैतान है ये लोग, और तुमने ही बिगाड़ा ही नहीं।
युगार्थ अगेन कहता है, लीव इट भाई, और मैंने कैसे बिगाड़ दिया इन्हें, मैं तो यहाँ था भी नहीं। बाय द वे, मैं आप सभी के लिए जो गिफ्ट लाया हूँ वो देखिए और बताइए कैसा लगा। युगार्थ अपनी फैमिली के लिए बहुत ही अलग था। बाहर वालों के साथ वो चाहे कितना भी रूड बिहेव करे, लेकिन घर वालों के साथ वो कभी भी किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं करता था और सबको प्यार से रखता था। पार्टी में जब उन चारों की बचकानी हरकतें बढ़ रही थी, तो इसीलिए उसने उन चारों को घूरा था ताकि वो एक जगह आके बैठ जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि घर पर आकर उन चारों को उसके दोनों भाइयों से और ज़्यादा डांट पड़े। उसके बाद वह सभी अपने अपने गिफ्ट्स देखने लगते हैं। युगार्थ ने अपने दोनों भाइयों को लग्जरी वॉच गिफ्ट करी थी, अपनी भाभियों को परफ्यूम्स, अपनी मम्मी को एक एंटिक कटलरी सेट और पापा को फेवरेट पेंटर की पेंटिंग, मिधान को उसकी फेवरेट कार, विभय को एक म्यूजिक स्टूडियो, वह अनीशा और मेधा को न्यूली लॉन्च्ड ज्वेलरी सेट और उनके फेवरेट ऑथर की बुक। सभी को अपने अपने गिफ्ट काफ़ी पसंद आए थे। फिर रात ज़्यादा होने के कारण सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। यहाँ यतिथि मेंशन खुशियों से गूंज रहा था, वहीं दूसरी तरफ वह अकेले अपने दर्द से लड़ रही थी। रात के अंधेरे में बादलों के बीच प्लेन में बैठी वृतिका अपनी आंखों में आंसू लिए बाहर प्लेन की खिड़की से झांकते हुए खुद से कहती है। वृतिका ने पिल्लो को काफी जोर से अपने सीने से लगाया हुआ था। कहते हैं भगवान ऊपर दूर आसमान में रहता है, लेकिन मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। अगर आप मुझसे मिलते तो मैं आपसे ज़रूर पूछती कि मैंने ऐसी कौन सी गलती करी थी जिसकी सज़ा मुझे अब तक मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। इसी तरह खुद की उधेड़ बुन में उसकी आंखें कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। करीबन 2 घंटे बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखती है कि सुबह के 4 बज गए हैं और प्लेन अगले कुछ ही मिनटों में टेक ऑफ करने वाला है। अपनी सारी चेकआउट प्रोसेस करने के बाद वह एयरपोर्ट से बाहर आती है और कैब बुक करके अपार्टमेंट के लिए निकल जाती है। अपार्टमेंट में आकर सबसे पहले वह उसकी साफ सफाई करती है। उसके बाद वह वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर खुद के लिए कुछ लाइट सा लंच बनाती है। खाना खाने के बाद वह थक कर बेड पर हाथ पैर फैलाकर लेट जाती है और खुद से कहती है, हो गया वृत्तिका आज का कोटा पूरा। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो जाती है। वृत्तिका काफ़ी थक गई थी, जिस वजह से उसकी नींद करीबन शाम के 6 बजे खुलती है। वह उठती है तो उसे अपने सीने में हल्का दर्द और भारीपन लग रहा था, तो वो कमरे से उठकर बाहर अपने रूम में जाती है और अपने बैग से एक बोतल निकालती है। कुछ मिनटों बाद वह उसी बोतल को फ्रिज में रखती है जिसमें लाइट पिंक कलर का लिक्विड था। उसे रखते समय उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थी। वह कुछ सेकंड्स तक खड़े होकर उस बोतल को देखती रहती है, मानो उसमें कोई अनकहा राज छुपा हो। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिर जाती है और तभी उसी समय उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। वृत्तिका फ़ोन की स्क्रीन पर देखती है जिस पर निमी लिखा था, जिसे देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल जाती है। वह मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाती है तो निमी हल्के गुस्से में कहती है, मिल गया तुम्हें टाइम मेरा फ़ोन उठाने का। कम से कम तुम मुझे फ़ोन कर कर तो बता सकती थी ना कि तुम सही सलामत पहुंच गई हो। पता भी है मैं कितना परेशान हो गई थी। तो उनकी इस बात पर वृत्तिका कहती है, बस बस यार निमी, साफ सफाई के चक्कर में मेरे दिमाग से ही निकल गया कि आपको फ़ोन करना है।
उसके बाद फिर मैं सो गई और जस्ट अभी अभी उठी हूँ। सॉरी। तो निमी कहती है, हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का। तुम भी ना वृतिका। फिर आगे कहती हैं, इसे छोड़ो, मैंने तुम्हें जो बताने के लिए फ़ोन किया था पहले वह तो बता दूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने तुम्हारे वहाँ जाने से पहले ही तुम्हारे लिए जो नेचर मेडिकल यूनिवर्सिटी से एज अ प्रोफेसर ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट लेटर आया था वो एक्सेप्ट कर लिया है। सो यू आर जॉइनिंग द यूनिवर्सिटी टुमारो। जिस पर वृतिका मुंह बनाते हुए कहती है, क्या यार निमी, माँ कह रहे क्या क्या देखूंगी, मैं लोगों का ऑपरेशन करूं या यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों को पढ़ाऊं। तो निमी इट्स नॉट माई हेडेक कहकर कॉल कट कर देती है। वृतिका अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, यार कहाँ फंसा दिया इस निमी ने। एक तो मुझे पढ़ाना इतना पसंद भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर यतिथि मेंशन में योगार्थ ऑफिस से आने के बाद फ्रेश होकर अपनी ड्रेसिंग मिरर के सामने टॉवल में खड़े होकर खुद को देख रहा था। फिर एक मुस्कान के साथ कहता है, कहते हैं चूड़ियाँ ऊपर से बनकर आती है, पर शायद मेरे नसीब में हमसफर का प्यार लिखा ही नहीं है। उस एक्सीडेंट ने लोगों के चेहरे पर लगा मुखौटा हटाकर मुझे उनकी सच्चाई दिखाई और इसी के साथ वह अपने अतीत की यादों में खो जाता है। 18 साल पहले अपने 32nd बर्थडे पर वह बहुत खुश था, और खुश हो भी क्यों ना, उस दिन उसकी शादी थी। लेकिन उसके डैड के राइवल ने उसी दिन उसका एक्सीडेंट करवाया, जिससे युगार्थ को काफ़ी चोटें आईं। युगार्थ के शरीर पर लगे घाव तो भर गए, पर जो घाव उसके मन पर लगे वह अभी तक ताज़े थे। उस एक्सीडेंट के टाइम उसकी कार एक केमिकल फैक्ट्री से टकराई थी और केमिकल एक्सपोजर की वजह से युगार्थ को एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया था, जिसके बारे में उसे उस टाइम तो पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे उसे पैनिक अटैक्स आने लगे। शादी को कुछ समय के लिए रोक दिया था। फिर बाद में उस लड़की ने शादी से इनकार कर दिया, यह कहकर कि वह एक बीमार इंसान से शादी नहीं कर सकती। क्या पता अगर यह बीमारी उसे भी हो गई तो। निताया की इन बातों से युगार्थ बहुत दुखी हुआ था। आखिरकार जिस लड़की से वह पिछले 4 सालों से प्यार करता था, वही आज उसे यह कहकर छोड़ गई थी। जैसे जैसे समय बीते जा रहा था, युगार्थ की उम्र तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसका शरीर उससे बिल्कुल उलट प्रतिक्रिया दे रहा था। वह अभी भी वह सारी चीज़ें महसूस कर सकता था जो वह अपनी यंग एज में करता था। वही फुर्ती, वही जोशीलापन, ताकत, जिस्मानी चाह, सब कुछ। डॉक्टर से बात करने पर पता चला कि अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही सालों में वो जल्द ही मर जाएगा, और इलाज करके भी कोई रास्ता ना मिला। जिसके बाद उसने खुद को सबसे अलग कर लिया, सब कुछ भूलने के लिए खुद को बिजी रखने लगा, अपना खुद का बिजनेस शुरू करा, यहाँ तक कि अपने पापा के जिस माफिया रिलेटेड काम को वह काफ़ी नापसंद करता था, उसे ज्वाइन कर खुद ही उस वर्ल्ड का राजा बन गया, जिसके सामने सभी घुटने टेकते हैं, और जो भी उसके खिलाफ जाता है उसका नामो निशान नहीं बचता। इन सारी चीज़ों को सोचते सोचते ही उसकी आंखों से एक आंसू गिर गया और वह उदासी आवाज़ में बोला, इसीलिए मैं 15 सालों से बाहर हूँ और अब मेरे पास ना जाने कितना समय बचा है। मैं इसे आप सबके साथ बिताना चाहता हूँ, मम्मी, पापा, भाई और वो 4 शैतान। तभी उसके डोर पर मेधा नॉक करके, चाचू जल्दी आओ, नीचे सब आपको बुला रहे हैं।
कहकर वहाँ से चली जाती है। जिस समय युगार्थ का एक्सीडेंट हुआ था और वो लड़की उसे छोड़कर गई थी, उसके बाद पंकज जी ने ये अनाउंस कर दिया था कि उनका वो बेटा मर चुका है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि युगार्थ की बीमारी के बारे में सबको पता चले। और जब युगार्थ ने अपना खुद का बिजनेस शुरू करा तो सब उसे मिस्टर यतिथि के नाम से जानते थे और उसके अलावा कुछ भी नहीं। कृतिका's अपार्टमेंट। कृतिका नेमी से बात करने के बाद किसी को कॉल करके कहती है, ओए मैडम, कब आ रही है तुम मुझसे मिलने? यूँ तो जब मैं बाहर थी तो रोज़ कॉल करके मेरा हाल चाल लिया जाता था, और अब जब मैं फाइनली इंडिया आ चुकी हूँ तो मुझे पिक करने भी नहीं आई। खुदगर्ज इंसान। तो सामने से वह लड़की कहती है, सॉरी यार, आई विल टेल यू टुमारो, आई कांट कम। जिस पर कृतिका, कूड़ेदान में जा दूँ, मुझे बात ही नहीं करनी, कहकर फ़ोन काट देती है। वहीं उन दोनों से मीलों दूर एक अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति अपने सामने खड़े इंसान पर चिल्लाते हुए कहता है, सिर्फ एक काम दिया था मैंने तुम्हें, वह भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ। चले 3 सालों से ढूंढ रहे हो तुमसे, और हर बार खाली हाथ आ जाते हो। निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से, कि इससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूँ। वह आदमी झट से वहाँ से भाग जाता है। फिर वह पहला व्यक्ति एक क्रीपी स्माइल के साथ खुद से कहता है, एक न एक दिन तो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। टू बी कंटिन्यूड गाइस। क्या युगार्थ को अपना हमसफ़र मिल जाएगा? वह अनजान व्यक्ति किसे ढूंढ रहा था? कृतिका ने किसे कॉल किया था? थैंक यू फॉर लिसनिंग।